नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए डिमांड की और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको डिमांड के बारे में उसके पढ़ाऊँगा। तो आज मैं आपके लिए डिमांड की एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे बोला था कि हमारी आज की जो वीडियो है वो है डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के ऊपर। तो अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिज़ायर, वांट और डिमांड के बारे में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखना चाहो तो देख सकते हो। डिमांड जो है वो एक इज़ लाइक अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाई। मतलब कंज्यूमर खरीद भी सकता है और ख़रीदना भी चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदेगा और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे खरीदेगा। तो इस तरीके से हम डिमांड के चार एलिमेंट्स बोल सकते हैं कि डिमांड के चार एलिमेंट्स होते हैं। चार कौन कौन से हो गए? पहला एलिमेंट हो गया हमारा क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। दूसरा एलिमेंट क्या हो गया? दूसरा एलिमेंट हो गया हमारा विलिंगनेस टू बाई। तीसरा एलिमेंट क्या हो गया? तीसरा एलिमेंट हो गया हमारा एट अ पर्टिकुलर प्राइस। चौथा एलिमेंट क्या हो गया? चौथा एलिमेंट हो गया हमारा ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो अपना प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर आप कहो सर कि थोड़ा सा और बताओ, डिमांड के जो आगे फैक्टर्स होते हैं, डिमांड जो है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में सेग्रीगेट हो जाता है। मतलब हम इसको या तो इंडिविजुअल डिमांड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मार्केट डिमांड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक एक करके आपको इंडिविजुअल और मार्केट बताऊं, तो इंडिविजुअल डिमांड जो होता है, इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स to the quantity of a commodity which a single consumer is willing and able to buy at a particular price and at a particular during a particular period of time। तो ये यहाँ पर सिंगल की बात हुई, माइक्रो की बात हुई। तो अगर हम मार्केट डिमांड में बोले तो मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैक्रो लेवल की बात हो गई, यहाँ पे सारे कंज्यूमर्स की बात हो गई। तो आप कहोगे सर ये तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड को हम मार्केट डिमांड के रूप में लिख सकते हैं। हाँ बेटा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज इक्वल टू द मार्केट डिमांड। तो अगर मैं आपको आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करूं तो इंडिविजुअल डिमांड जो है और मार्केट डिमांड जो है, बहुत से इनके डिटर्मिनेंट्स आते हैं जो फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं। तो हम एक एक करके उन फैक्टर्स के बारे में लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे बोला था कि हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिमांड के ना 5 डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो चलो हम एक एक करके ना उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आप समझने की उनको कोशिश करिएगा। तो अब देखें, अगर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पांचों मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है प्राइस ऑफ गिवन गुड। अगर हम किसी गुड का प्राइस बढ़ेगा तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। ये तो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड भी कहता है। अभी मैं लॉ ऑफ डिमांड पे वीडियो बनाऊंगा तब आप लॉ ऑफ डिमांड को भी समझ सकते हैं। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि हम किसी गुड का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको जो उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम आगे देखें तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब आप कहोगे सर कि रिलेटेड गुड क्या होता है? रिलेटेड गुड हो गए जो आपस में रिलेशन रखते हो, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आप कहोगे सर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री जरा और समझाइए ब्रीफ में। तो मैं आपको और समझाता हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए जिनको हम इंटरचेंजली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मुझसे अगर पूछो कि मेरे लिए सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, तो मैं कहूँगा कोक पेप्सी। मैं इंडिफरेंट हूँ कोक और पेप्सी के बीच में, दोनों का प्राइस लगभग सेम है। अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो मैं पेप्सी में स्विच हो जाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ता है तो प्राइस ऑफ मतलब जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, आपके कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, इससे आपकी कमोडिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स बताऊं, कॉम्प्लीमेंट गुड्स हो गए जो हैंड इन हैंड चलते हैं। जैसे टी विद शुगर, मैं बिना चीनी के चाय नहीं पीऊँगा।
अगर आप मुझसे बोलो कि सर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या है, तो मैं कहूँगा टी विद शुगर, मैं बिना चीनी के चाय नहीं पीऊँगा। और अगर चीनी का प्राइस कल को बढ़ता है तो मैं चाय की डिमांड कम कर दूंगा। अगर आपके कॉम्प्लीमेंट गुड्स का प्राइस बढ़ा, जो आपका कॉम्प्लीमेंट गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो आप अपने गुड की डिमांड कम कर देते हैं। अगर मैं थर्ड पॉइंट पे आऊँ तो थर्ड पॉइंट कहता है मेरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब आप कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी डिमांड भी बढ़ाएगा, ये अंडरस्टूड है। मतलब जब कल को मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं अपने जो प्रोडक्ट या जो कॉमोडिटी खरीदता हूँ मैं उस पर करूँगा। अब ये भी नेचर पे डिपेंड करता है गुड के। अगर गुड नॉर्मल गुड है, अगर गुड का नेचर नॉर्मल है तो इनकम बढ़ने पे वो डिमांड भी बढ़ाएगा, और अगर गुड का नेचर गिफिन या इन्फीरियर है तो फिर कुछ और होगा। उसको हम आगे वीडियोस में देखेंगे क्या होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आप ध्यान से समझिएगा इसको। अभी कुछ चीज़ ट्रेंड में चल रही है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, कल को उस चीज़ का टेस्ट ख़त्म हो गया, फैशन चेंज हो गया, लोग दूसरे टाइप की सपोज क्लोथिंग का एग्जांपल ले लें, लोग दूसरे टाइप के कपड़े अब पसंद करते हैं, वेस्टर्न कल्चर या कुछ, तो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी इम्पैक्ट करता है डिमांड को। आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी अगर उसका टेस्ट या प्रेफरेंस ख़त्म हो गई लोगों में। तो आखिरी पॉइंट जो है ना वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्राइस लेवल, चेंज इन प्राइस लेवल। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कल को एक एक्सपेक्टेड हमें है कि कल को प्राइस बढ़ेंगे गुड के, अगर गुड के प्राइस बढ़ते हैं, सपोज कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई या कुछ आ गया, तो अगर उससे हमें पता चलता है कि गुड के प्राइस कल को बढ़ने वाले हैं तो हम अभी डिमांड बढ़ा देंगे उसकी। अब आप एग्जांपल ले लो, अगर न्यूज़ में आता है कि कुछ दिनों के अंदर प्याज के प्राइस बढ़ेंगे, ऑनियन प्राइस विल राइज, तो हम आज ही ऑनियन खरीद के रख लेंगे, हम उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ऑनियन की। अभी प्राइस बढ़ा नहीं है आपका, अभी एक्सपेक्ट है कि बढ़ सकता है, कि अभी कंफर्म भी नहीं है कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस के कारण भी, एक्सपेक्टेशन के कारण भी आपकी डिमांड जो है ना वो इम्पैक्ट होती है। तो आइए अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के ऊपर। हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के बारे में। तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था जैसे कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। तो आप कहोगे सर फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सारे डिटर्मिनेंट्स मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करेंगे। हाँ जी, आंसर है यस। सारे डिटर्मिनेंट जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते थे वो सारे डिटर्मिनेंट्स मार्केट डिमांड में भी होंगे, और वो मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करेंगे सेम ही तरीके से। लेकिन मार्केट डिमांड में 3 ऐसे और डिटर्मिनेंट्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड में नहीं है, क्योंकि मार्केट डिमांड एक मैक्रो लेवल पे बात होती है, ना कि माइक्रो लेवल पे। तो अगर मैं आपको वो 3 फैक्टर्स बताऊं तो वो 3 फैक्टर्स हैं साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो चलो मैं आपको एक एक करके ये समझाता हूँ। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट डिमांड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तो आप कह रहे हो सर हमें तो समझ आ गया, अब इसमें फिर कॉम्पोजिशन का क्या रोल है। तो पॉपुलेशन में कॉम्पोजिशन भी तो होता है। कॉम्पोजिशन अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो पॉपुलेशन में कुछ छोटे बच्चे, कुछ एडल्ट, कुछ फीमेल, कुछ मेल, कुछ ओल्ड एज, ये सब कॉम्पोजिशन ही तो होता है कि उसमें कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने ओल्ड एज के हैं, कितने चिल्ड्रन है। तो अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं कि ये मार्केट डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा, अगर किसी कंट्री में मान लीजिए कि फीमेल रेशियो ज़्यादा है तो उस कंट्री में डिमांड, अगर आप लिपस्टिक या कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसमें डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, मार्केट डिमांड, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब अगर मैं आपको सीज़न और वेदर बताऊं तो सीज़न और वेदर से भी मार्केट डिमांड इफेक्ट होती है। तो कैसे, अगर समर सीज़न में समर क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी और वुलन की नहीं होगी, और ऐसे ही विंटर सीज़न की बात करेंगे तो विंटर सीज़न में जो है वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी, समर की नहीं होगी। और क्या कहते हैं, सपोज़ हम मॉनसून में हैं या फिर हम उसमें रेन कोट और अम्ब्रेला की डिमांड ज़्यादा होगी।
तो ये फैक्टर्स जो हैं, ये सीजन ऑफ वेदर इस तरीके से मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब जैसे हमें पता है कि हमारी कंट्री जो है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अनइक्वल है। आप कहेंगे सर अनइक्वल से आप क्या कहना चाहते हैं? अनइक्वल से मतलब ये है कि जो गैप है रिच पर्सन और पुअर पर्सन के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें आप कहेंगे सर फिर अच्छा हम मानते हैं ये, लेकिन इसको तो इनइक्वालिटी कहते हैं। हाँ बेटा, जो गैप जितना ज़्यादा होगा रिच पर्सन और पुअर पर्सन के बीच में, उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। इनइक्वालिटी इसी को तो कहते हैं द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के कारण अगर वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये तो रही अलग बात, इनइक्वालिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो मार्केट डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, मैं अगर आपको कहूँ, बेटा ध्यान से समझना इसको, मैं अगर आपको कहूँ कि एक कंट्री है जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, मीन्स कि रिच पर्सन और पुअर पर्सन के बीच में गैप नहीं है, तो सब एक इक्वल अमाउंट ऑफ मार्केट डिमांड करेंगे। उनकी डिमांड जो इंडिविजुअल डिमांड होगी सबकी, वो एक इक्वल अमाउंट होगी जो मार्केट डिमांड में एडिशन देगी, जो ज़्यादा पोर्शन में मार्केट डिमांड में ऐड होगा। और यही मैं आपको कहूँ कि एक कंट्री ऐसी है जिसमें रिच पर्सन बहुत सारे हैं और पुअर पर्सन भी बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी इंडिविजुअल डिमांड फ्लक्चुएट करेगी काफ़ी। जब इंडिविजुअल डिमांड फ्लक्चुएट करेगी तो मार्केट डिमांड पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको एक स्टेटमेंट पहले बताई, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आया या आप कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हम और भी बहुत सारी वीडियोस लाएंगे ज़रूर, और आप बेल आइकन दबा के रखना हमारे चैनल का, ताकि आपको हर वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।